हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 10। ठीक है, और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट की स्पीड क्या होती है, सैटेलाइट के टाइप्स क्या होते हैं, सैटेलाइट के पास में कितनी एनर्जी होती है, सैटेलाइट को कितनी हाइट पर रखा जाता है। कुछ ये टॉपिक्स पर अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी एक ऐसी बॉडी जो किसी दूसरी बॉडी के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, कोई एक ऐसी बॉडी जो किसी दूसरी बॉडी के चारों ओर घूम रही है, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मून अर्थ के सराउंडिंग में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो मून अर्थ के सराउंडिंग में यदि रिवॉल्व कर रहा है तो मून इज सैटेलाइट। ठीक, अकॉर्डिंग टू केप्लर्स फर्स्ट लॉ, अपन ने केप्लर्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, तो केप्लर्स लॉ में अपन ने पढ़ा था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में, सारे प्लैनेट सन के अराउंड में मूव करते हैं। तो यदि सारे प्लैनेट सन के अराउंड में मूव कर रहे हैं तो सारे प्लैनेट्स भी क्या हैं, सैटेलाइट्स हैं सन के। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसी बॉडी हो सकती है जो किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करे, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, उसको अपन सैटेलाइट कहते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं सैटेलाइट के टाइप कितने होते हैं। तो सैटेलाइट के टाइप्स में बात करें तो यहां पर अपने पास में मेनली दो टाइप के सैटेलाइट देखने के लिए मिलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट फॉर एग्जाम्पल मून। ठीक है, मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मींस ऐसे सैटेलाइट्स जो अपन अर्थ से भेजते हैं अर्थ का चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे सैटेलाइट्स को अपन कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो अपने अर्थ के सराउंडिंग में ढेर सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अभी हैं, प्रेजेंट में काफी सारे सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सैटेलाइट है ये कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ के सराउंडिंग में कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, वो स्पीड क्या होती है। इस स्पीड को अपन कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। तो आज का पहला टॉपिक जो होगा अपना, दैट इज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट जितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। और ये अपन को एक डेरिवेशन यहां पर फाइंड करना है कि ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है सैटेलाइट की। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने एस्केप वेलोसिटी फाइंड की थी जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड निकल कर आई है। ठीक है, तो यदि लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के वो देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 9। चलिए, तो बात करते हैं यहां पर ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, समझते हैं। तो देखिए अपन ने क्या किया, एक अर्थ बना ली। सबसे पहले अपन ने बनाया एक अर्थ, ठीक है, जिसके सराउंडिंग में कोई भी सैटेलाइट मूव करेगा। क्लियर है। अब यहां पर अपन ने कहा कि यहां पर एक टावर लगा हुआ है और इस टावर से अपन ने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, एक ऑब्जेक्ट को यहां से फायर किया। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं क्या होगा, यहां पर जाकर गिर जाएगा अर्थ पर गिरेगा ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल क्या करेगा, उसको वापस खींच लेगा अर्थ पर। ठीक है, तो यहां से जैसे ही अपन ने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ये थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस नीचे गिर गया पॉइंट ए पर। अपन ने थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा दी, तब अपन क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां पर जाकर गिरता है पॉइंट बी पर। मतलब अब इसका रेंज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है पहले के कंपेयर में। देखो तो पहले ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और अब इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब रेंज इसका इंक्रीज हो गया है, रेंज बढ़ गया। ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। चलो, अब अपन ने कहा कि स्पीड और बढ़ा दो इसकी। तो अब अपन क्या देखते हैं कि जैसे ही अपन ने इसकी स्पीड और बढ़ाई तो अपन ने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट था वो इस अर्थ का चक्कर लगाने लगा, मतलब रिवॉल्व करने लगा इस अर्थ के सराउंडिंग में। ठीक है, इस अर्थ के चारों ओर क्या करने लगता है, ये रिवॉल्व करने लगता है एक स्पीड से। ठीक है, अब अपन ने कहा स्पीड और बढ़ा दो, तो अपन ने क्या देखा कि यदि अपन ने स्पीड और बढ़ाई तो अब जो सैटेलाइट है वो अब सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, बल्कि
इस टाइप का एक इलिप्टिकल मोशन करता है, इलिप्टिकल मोशन, देख रहे हो? ठीक है, ये सर्कल है और ये क्या है? इलिप्टिकल शेप है। अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ इलिप्स के बारे में, केपलर्स लॉ में पढ़ा था अपन इलिप्स क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही अपन ने एक स्पीड और बढ़ाई तो जो सैटेलाइट है वो एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करने लगता है अर्थ के सराउंडिंग में। ठीक है, क्या हुआ? सबसे पहले एक स्पीड से अपन ने इसको थ्रो किया, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर जाकर के गिर जाता है अर्थ पर, अर्थ के सरफेस पर जाकर के फॉल डाउन हो जाता है। तो पॉइंट ए पर गिर रहा है, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा दिया अपन ने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर जाके गिरता है। थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा दिया अपन ने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ का एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा दिया अपन ने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो अब अर्थ के सराउंडिंग में एक इलिप्टिकल पाथ में मोशन कर रहा है, अब इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, अब अपन ने कहा स्पीड और बढ़ा दो। अब यदि अपन ने स्पीड बढ़ाई तो अपन क्या देखते हैं कि ये जो सैटेलाइट है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी अब एस्केप कर जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है अर्थ से, अर्थ से बाहर निकल जाती है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि किसी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड या इससे ज्यादा स्पीड से थ्रो किया जाए अर्थ से, तो वो ऑब्जेक्ट कभी रिटर्न नहीं आएगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके वापस चला जाएगा। ठीक है, वापस कभी नहीं आएगा, वो निकल जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके। जब तक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा ऑब्जेक्ट, तब तक ग्रेविटेशनल पुल उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, अर्थ उसको वापस खींचेगी, लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया, बॉडी पर ग्रेविटेशनल पुल लगना खत्म हो गया। ठीक है, अर्थ उस पर फोर्स नहीं लगा रही होगी उसको वापस खींचने के लिए। तो यहां पर अपन ने देखा कि स्पीड बढ़ाते 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 एक स्पीड आ जाती है जब बॉडी वापस नहीं आती है, सीधे स्केप कर जाती है, दैट इज कॉल्ड स्केप स्पीड। ठीक है ना, यहां पर अपन ने स्पीड बढ़ाई और स्पीड कितनी हो गई? स्केप वेलोसिटी की इक्वल हो गई, तो बॉडी क्या कर जाएगी? स्केप कर जाएगी। क्लियर हो गया? क्या दिखा? सबसे पहले बॉडी अर्थ पर फॉल होती है, उसके बाद सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देती है, उसके बाद इलिप्टिकल मोशन करना स्टार्ट करती है, देन एस्केप कर जाती है। क्लियर हो गया? तो यहां पर ऑर्बिटल स्पीड किसको कहेंगे? तो वो स्पीड जिस स्पीड से सैटेलाइट इस अर्थ का रिवॉल्यूशन कर रहा है, वो भी इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, वो स्पीड जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट अर्थ का चक्कर लगा रहा है एक सर्कुलर पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में नहीं, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, उस सर्कुलर पाथ में जो भी स्पीड होगी सैटेलाइट की, उस स्पीड को अपन कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, यहां पर देखो तो बॉडी क्या कर रही है? यहां पर एस्केप कर गई। तो यदि बॉडी एस्केप कर जाती है तो उसको सैटेलाइट नहीं बोला जा सकता, बिकॉज अपन ने सैटेलाइट पढ़ा एक ऐसी बॉडी जो किसी दूसरी बॉडी का चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है, उसको अपन सैटेलाइट कहते हैं। तो यदि बॉडी एस्केप कर जाती है तो वो बॉडी सैटेलाइट नहीं होगी, उस बॉडी को अपन सैटेलाइट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो चक्कर नहीं लगा रही, वो तो निकल गई बाहर। ठीक है, वो चक्कर नहीं लगा रही है किसी चीज का। तो यहां पर ये था अपने पास में ऑर्बिटल स्पीड का एक्सप्लेनेशन कि ऑर्बिटल स्पीड होती क्या है। समझ में आ गया? वो स्पीड जिससे ऑर्बिट में, एक सर्कुलर ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिवॉल्व करता है, उस स्पीड को अपन कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, अब जैसे अपन ने एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वैसे ही यहां पर ऑर्बिटल स्पीड की भी वैल्यू होती है 7.9, अप्रॉक्स 8 बोल सकते हैं। 7.92 होता है वैसे किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन इसको अपन 8 भी बोल सकते हैं अप्रॉक्स वैल्यू में, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये अपन यहां पर फाइंड करने जा रहे हैं कि ऑर्बिटल स्पीड 7.9 के इक्वल होती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन।
तो सबसे पहले अपन ने बनाया अर्थ, जिसका मास अपन मान लेते हैं कैपिटल M है और रेडियस जो है वो कैपिटल R है, सेंटर O है। अब इस अर्थ से एक h हाइट पर ठीक है, अपन ने h हाइट पर एक सैटेलाइट को रखा है जो कि इस अर्थ का क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक, सर्कुलर पाथ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, बिकॉज ऑर्बिटल स्पीड सर्कुलर पाथ को ही कहते हैं अपन। सर्कुलर पाथ की जो भी स्पीड है दैट इज ऑर्बिटल स्पीड। चलो अब बात करते हैं यहां पर, ये जो सैटेलाइट है ये कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल स्पीड से, vo से। ठीक है, चलिए ये डिस्टेंस अपन मान लेते हैं स्मॉल r है, कंप्लीट यहां से यहां तक। तो यहां पर देखें तो स्मॉल r की वैल्यू क्या मिलेगी, कैपिटल R प्लस एच के इक्वल दिख रही है। स्मॉल r कितना है, R प्लस एच है। क्लियर हो गया डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन ने क्या पढ़ा है। इन किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसके बिना कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अपन ने पढ़ा विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो ही सर्कुलर मोशन होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो यहां पर यदि सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा है अर्थ के सराउंडिंग में, इसका मतलब इसके पास में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या पढ़ी अपन ने, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, यही पढ़ा अपन ने। सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है उस सर्कल के सेंटर के डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, चलो तो यहां पर बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू अपन पढ़ चुके हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय Fc इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, यही होता है mv स्क्वायर बाय r सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अपन ने पढ़ रखा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि यदि यूनिवर्स में दो मास को कंसिडर किया जाए तो इन दोनों मास के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है जिसको अपन कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर भी दो मास की बात हो रही है, एक तो अर्थ है एक मास, दूसरा मास कहां है, यह है एक बॉडी जिसको अपन ने प्रोजेक्ट किया है, थ्रो किया है, इसका भी एक मास होगा स्मॉल m। तो ये दो मासेस हैं तो इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी देखने मिलेगा। वो कितना होता है वो भी अपन ने पढ़ रखा है पहले से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय Fg इक्वल टू Gm स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कुलर मोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो मासेस के बीच में हमेशा लगता है जो कि अट्रैक्शन का फोर्स होता है। और इसके डायरेक्शन की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन अपन को न्यूटन ने बताई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दो मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग में लगता है। ये दो मासेस हैं, इन दो मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग में फोर्स की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो मासेस हैं इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन में ही क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। तो ये फोर्स का डायरेक्शन भी क्या देखने मिल रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसका डायरेक्शन क्या दिख रहा है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन दिख रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसका मतलब यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को। ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है बॉडी को रिवॉल्व करने के लिए। तो फिर क्या कर सकते हैं, यहां पर दोनों वैल्यू को इक्वल लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, Gmm अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। और इस v को अपन vo लेकर के चलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। एक r से एक r कैंसिल करते हैं, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल करते हैं, क्या मिल जाता है यहां फाइनली,
वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाय आर। मिल गया, एक आर कैंसिल हुआ है तो वी ओ इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट जी एम बाय आर। ये है अपने पास में ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, अनदर फॉर्म की बात करते हैं, इसके एक और फॉर्म की बात करें तो वी ओ ऑर्बिटल स्पीड इक्वल टू अंडर रूट। अब देखें यहां पर अपन ने एक रिलेशन पढ़ रखा है पहले से, और वो रिलेशन क्या है, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये पढ़ा अपन ने पहले, है ना, स्मॉल जी कैपिटल जी के रिलेशन में पढ़ने पड़ा हुआ है, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी आर स्क्वायर। उठा करके रख लेते हैं, ये जी एम है, इस जी एम की वैल्यू जी आर स्क्वायर पुट कर देते हैं, जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू ये लिखी अपन ने, आर प्लस एच दिख रहा है यहां पर, स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच, तो यहां पर पुट करना है आर प्लस एच। क्या मिल गया, ये ऑर्बिटल स्पीड का अनदर फॉर्म देखने मिल गया। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ के फॉर्म में जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। तो एक फॉर्म ये रहा ऑर्बिटल स्पीड का, एक फॉर्म ये है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की, कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। तो डायग्राम का कोई काम नहीं है, अब यहां पर डायग्राम को अलग कर देते हैं फिलहाल, और बात करते हैं अपन कि यदि रेडियस ऑफ अर्थ की बात की जाए तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, वी नो दैट 6400 किलोमीटर। मीटर में बात करें तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, यह है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं ऐसे सैटेलाइट्स की जो अर्थ के बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं है, बहुत ही क्लोज हैं अर्थ के, और मैक्सिमम सैटेलाइट्स जो होते हैं वो अर्थ के बहुत क्लोज ही होते हैं, मैक्सिमम सैटेलाइट। ठीक है, मैक्सिमम सैटेलाइट अर्थ के क्लोज से ही रिवॉल्व करते हैं, मतलब ज्यादा हाइट नहीं होती उनकी, 60, 70, 80, 100 इतनी आसपास में इनकी हाइट होती है, और ज्यादा हाइट नहीं होती है मैक्सिमम सैटेलाइट्स की। तो ऐसे सैटेलाइट को अपन कंसिडर करते हैं जिनकी हाइट ज्यादा नहीं है, मतलब अप्रॉक्स मान लेते हैं 100 किलोमीटर है, ऑन एवरेज 100 किलोमीटर की हाइट मान के चलते हैं कि जो सैटेलाइट्स हैं वो 100 किलोमीटर की हाइट पर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि 100 किलोमीटर की हाइट पर सैटेलाइट रिवॉल्व करता है तो हाइट 100 किलोमीटर और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर के सामने 100 किलोमीटर की तो कोई वैल्यू नहीं रहे, कोई वैल्यू नहीं है। तो इस h को अपन क्या कर सकते हैं, ये जो 100 किलोमीटर है इसको अपन ना के बराबर मान सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं। यदि 6400 के सामने ये 100 किलोमीटर बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला ज्यादा बड़ा। ठीक है ना, तो यदि h को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो फिर क्या मिलेगा, तो फिर ऑर्बिटल स्पीड मिलती है अपने पास में अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर। h को नेग्लेक्ट कर दिया, h बहुत स्मॉल है, छोड़ दिया अपन ने, क्या बचा r, एक r से एक r कैंसिल हो सकता है, अब क्या बचा फाइनली अंडर रूट जी आर, वी ओ इक्वल टू अंडर रूट जी आर। अब g की वैल्यू की बात करें तो g की वैल्यू जानते हैं अपन कितनी होती है, 9.8, आर रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, SI यूनिट में लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये पूरी वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने पर क्या वैल्यू निकल कर आती है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू है। बट एक चीज का ध्यान रखें, ये जो अपन ने वैल्यू निकाली है ये वेरी क्लोज टू द अर्थ निकाली है, अर्थ के बहुत पास से मूव करने वाले सैटेलाइट्स के लिए निकाली है। यदि अपन ने कहा कि एक ऐसा सैटेलाइट है जो 1000 किलोमीटर पर मूव कर रहा है, जो 1000 किलोमीटर की हाइट पर है अर्थ से, और वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के सराउंडिंग में, उस केस के लिए ये स्पीड वैलिड नहीं होगी,
बिकॉज उस केस के लिए h को अपन नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं। 1000 किलोमीटर यदि 6400 में ऐड हो जाता है तो 7400 हो जाएगा, ठीक है, 7400 जो कि एक चेंज हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू होगी ये। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के वेरी क्लोज हैं, बहुत पास से मूव कर रहे हैं, उनके लिए जो सैटेलाइट की स्पीड है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स होगी। इससे ऊपर नीचे हल्की फुल्की हो सकती है, मतलब 7.9 बोल दिया है तो 8 भी हो सकती है, आगे पीछे हल्का फुल्का चल जाएगा। तो यहां पर बिकॉज यहां पर अपन ने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली है, एच को नेग्लेक्ट करके वैल्यू निकाली है, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल सकते अपन कि 7.9 एग्जैक्ट वैल्यू है। हाँ, लेकिन अप्रॉक्स इसी के आसपास ही आएगी अपनी वैल्यू। बट यदि अपन को ज्यादा वैल्यू देता है, न्यूमेरिकल वगैरह की बात करें तो यदि न्यूमेरिकल में अपन को 100 के आसपास वैल्यू दी हुई है हाइट की, तब अपन ये लेकर के चल सकते हैं, एच को नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। बट यदि अपन को न्यूमेरिकल में 1000 किलोमीटर दिया हुआ है, 1200 किलोमीटर हाइट दी हुई है, तब फिर अपन को नेग्लेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर एच की वैल्यू पुट करके चलनी पड़ेगी जो भी गिवन होगी। क्लियर हो गया? तो ये था अपने पास में ऑर्बिटल स्पीड, उसका एक फॉर्म √gm/r, सेकेंड फॉर्म √gr²/r+h एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी क्लोज टू द अर्थ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये जो वैल्यू निकाली है ये अपन ने वेरी क्लोज टू द अर्थ निकाली है, ये कंडीशन पर अपन ने फाइंड की है। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि यही मिलेगी 7.9, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये था अपने पास में ऑर्बिटल स्पीड, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े, चलिए। तो एक चीज और ये देख लिया यहां पर कि ये जो ऑर्बिटल स्पीड है, यदि अपन बात करें ऑर्बिटल स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है, तो यहां से देख सकते हो ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड करती है मास ऑफ अर्थ पर, सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। सैटेलाइट का कुछ भी मास हो उससे कोई भी मतलब नहीं है, अर्थ का मास क्या है, ठीक है, m, इस पर डिपेंड करती है। और रेडियस मतलब डिस्टेंस क्या है सैटेलाइट की, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस क्या है सैटेलाइट की, इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये था अपने पास में ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक होगा अपना हो गया, तो अगला टॉपिक है हमारा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड मींस टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो एक सैटेलाइट का अपन टाइम पीरियड यहां पर फाइंड करने जा रहे हैं कि टाइम पीरियड कितना होता है सैटेलाइट का। चलिए, तो सबसे पहले टाइम की बात करें तो एक अर्थ, फिर से रेडियस कैपिटल R, सैटेलाइट यहां पर रखा है h हाइट पर, रिवॉल्व कर रहा है सराउंडिंग में। तो यदि बात करें यहां पर डिस्टेंस की, तो जो सैटेलाइट है, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड से मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टोटल वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ है ना, ये पूरा लेंथ क्या होगा 2πr होगा। r कौन सा ले लेते हैं, स्मॉल r, ये रेडियस है। तो यहां पर अपन मान के चलें कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी बोल रहे हैं अपन यहां पर 2πr, स्पीड कितनी स्पीड से मूव कर रहा है v0 से, मतलब vo से, ऑर्बिटल स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, चलो अब अपन ने क्या पढ़ा अभी, vo की वैल्यू क्या पढ़ी अभी अपन ने, √gm/r, यही पढ़ी अभी अपन ने वैल्यू, √gm/r। इसकी सेकंड वैल्यू की बात करें तो क्या बोल सकते हो यहां पर, या फिर ऐसा बोल लो 2πr, इसको उल्टा कर लो तो कितना हो जाएगा ये √r/gm, ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, 2πr तो ठीक है। यहां पर बात करें अपन gm की, तो gm की वैल्यू कितनी होती है, gr² होती है। gm की वैल्यू अभी अपन ने पढ़ी, gr², पुट कर दो, क्या हो गया 2π अंडर रूट, इस r को अंदर करते हैं, अब ध्यान से देखना,
इस r को यदि अपन अंदर ले जाते हैं तो ये r अंदर जाकर के क्या होगा, r स्क्वायर होगा, और एक r यहां पहले से पड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये r की पावर 3 हो जाएगा, और नीचे कितना है, जी आर स्क्वायर है। ये आ गया टाइम पीरियड। ठीक है, अनदर फॉर्म की बात करें, फिर से वही चीज, t इक्वल टू 2 पाई, r की वैल्यू कितनी, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, वी नो दैट स्मॉल r इक्वल टू r प्लस एच, तो ये कितना हो जाएगा, r प्लस का क्यूब अपॉन में जी आर स्क्वायर, मिल गया, इतना आ गया। अगेन यदि अपन क्लोज टू द अर्थ की बात करें, है ना, फिर से वही केस आ जाता है कि यदि अपन ने अर्थ के क्लोज वाले सैटेलाइट की बात की है तो h is very less than r, then time period is equal to 2 pi अंडर रूट, यदि h को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, r की पावर 3 अपॉन कितना आ जाएगा, जी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से r गया, फाइनल आंसर इज t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g। ये है अपने पास में टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g। क्लियर हो गया डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। चलिए, तो ये था अपने पास में टाइम पीरियड, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालनी है, तो चलो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ पर स्मॉल g की वैल्यू 9.8, तो स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है अपने पास में 9.8, कैपिटल R की वैल्यू क्या होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं उठा करके, तो t इक्वल टू 2 पाई 2 इंटू 3.14, ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, कैपिटल R 6.4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन स्मॉल g 9.8। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तो कैलकुलेट करके जो फाइनल आंसर मिलता है दैट इज 5.08 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ। ठीक है, ये कंडीशंस याद रखें कि ये कंडीशंस पर निकाली है अपन ने, ये कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, ये कंडीशन को लेकर के अपन निकाल रहे हैं वेरी क्लोज टू द अर्थ के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको नोट कर लेते हैं फटाक से, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के पास में कितनी एनर्जी होती है, ठीक है, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के पास में कितनी एनर्जी होती है। तो चलिए बात करते हैं एनर्जी की। तो अपन ने कहा कि अर्थ, इसका मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, इसके सराउंडिंग में h हाइट पर एक ऑर्बिट पर एक सैटेलाइट मूव कर रहा है कुछ स्पीड से, जिसकी स्पीड कितनी है v0 है। तो यदि बॉडी के पास स्पीड है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सैटेलाइट के पास में, जिसके पास है मास m, जिसके पास है वेलोसिटी v0, इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, ये अपन करने जा रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट करने जा रहे हैं। तो यदि अपन ने कहा कि इस सैटेलाइट के पास मास है और वेलोसिटी है तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास 1/2m v0 स्क्वायर। ठीक है, मास m है, वेलोसिटी v0 है, ऑर्बिटल स्पीड है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2m vo का स्क्वायर, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। चलिए, और vo की वैल्यू अभी अपन ने निकाली लास्ट, अभी डेरिवेशन में क्या निकाला gm अपॉन r, ये उठा करके रख देते हैं, क्या मिलता है काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
सॉरी 1/2 m v0 स्क्वायर, ये v0 की वैल्यू है, स्क्वायर लगाओगे तो रूट अलग कर दिया, क्या मिल गया gm/r। ये आ जाती है अपने पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, एक एनर्जी तो ये हो गई। सेकेंड एनर्जी की बात करें तो सेकेंड एनर्जी कौन सी होगी सैटेलाइट के पास में, तो अपन ने क्या पढ़ा था पीछे कुछ लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यदि बॉडी के पास में अर्थ के सेंटर से एक पोजीशन है, अर्थ के सेंटर से एक पोजीशन है, तो बॉडी के पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो देखो इस सैटेलाइट के पास में इस अर्थ के सेंटर से कितनी पोजीशन है, स्मॉल आर पोजीशन है, तो इस स्मॉल आर पोजीशन से इस मास के पास में एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा अपन ने -G(m)m/r, यही होता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही पढ़ा था अपन ने। तो इस बॉडी के पास में, इस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के पास में दो एनर्जी हैं, एक काइनेटिक एनर्जी जो कि 1/2 Gm/m/r आ गया, और एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि -Gm/m/r होती है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी सैटेलाइट के पास में, इसके लिए अपन ने क्या किया, दोनों एनर्जी को उठा करके ऐड कर लिया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है 1/2 Gm/m/r, पोटेंशियल कितनी आ रही है -Gm/m/r। कॉमन क्या निकाल दिया अपन ने, यहां पर कॉमन निकाला जाए तो G कैपिटल M स्मॉल m बाय r कॉमन निकल कर आ जाएगा, और यहां पर बचेगा 1/2 -1, 1/2 -1। ठीक है, देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 -1 कितना हो गया -1/2 इंटू Gm/m/r, तो ये फाइनल आंसर बनेगा Gm/m/2r, दैट इज फाइनल टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के पास में इतनी एनर्जी होती है -Gm/m/2r, टोटल एनर्जी इतनी होगी। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाक से, हो गया। चलो आगे देखो, आगे देखो, अब बात करते हैं अपन यहां पर रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का क्या रिलेशन है, तो टोटल एनर्जी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो चलो करो डिवाइड। काइनेटिक एनर्जी कितनी है Gm/m/2r, ये लिखी हुई है Gm/m/2r काइनेटिक एनर्जी, डिवाइड कर दो टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी आ गई अपने पास में -Gm/m/2r, क्या हुआ पूरी वैल्यू कैंसिल, केवल क्या बचा माइनस बचा। इस टोटल एनर्जी को यहां शिफ्ट कर दिया तो क्या निकल कर आता है, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल भी है लेकिन अपोजिट है, माइनस साइन बता रहा है कि दोनों अपोजिट एनर्जी हैं लेकिन इक्वल हैं दोनों एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया रिलेशन। चलो आगे अगला रिलेशन देखते हैं। तो अगला रिलेशन अपने पास में है रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी, टोटल एनर्जी इज -Gm स्मॉल m बाय 2r अपॉन पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी इज -Gm/m/r। क्या होगा
माइनस जी एम एम बाय आर कैंसल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा यहां पर 1/2। ठीक है, केवल वैल्यू बचती है 1/2। तो टोटल एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। 2 को यहां शिफ्ट कर दो, पोटेंशियल को यहां शिफ्ट कर दो, तो क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन मिल गया कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल होती है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल है। ठीक है, तो एक था ये रिलेशन। ठीक है, 2 रिलेशन हो गए। नेक्स्ट एक और रिलेशन अपन करने जा रहे हैं। तो अगला जो अपना रिलेशन है वो है ऑर्बिटल स्पीड एंड स्केप स्पीड। स्केप स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड का क्या रिलेशन है आपस में, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। तो अपन ने ऑर्बिटल स्पीड अभी पढ़ी, कितनी आई, vo इक्वल टू अंडर रूट जी आर, जबकि स्केप वेलोसिटी अपन ने पढ़ी थी, उसकी वैल्यू आ रही थी अंडर रूट 2gr। रिलेशन निकालना है, दोनों को डिवाइड कर लो, ve अपॉन vo। ve कितना है, अंडर रूट 2gr है, vo कितना अंडर रूट gr है। अंडर रूट जी आर से कट गया, केवल क्या बचा यहां पर, अंडर रूट 2 बचता है। क्या मिल गया फाइनल आंसर, वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। स्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी की √2 टाइम्स होती है। ठीक है, मतलब स्केप वेलोसिटी ज्यादा है ऑर्बिटल वेलोसिटी से। ठीक है, जो कि 11.2 होती है। क्लियर हो गया, चलिए। तो ये था आज के टॉपिक्स कवर किया अपन ने। सैटेलाइट के मोशन ऑफ सैटेलाइट के बारे में सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए तो ख़त्म करते हैं यहाँ पर क्लास आज की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए।